arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास। वाचक स्वर रचिता। खिलजी वंश। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन सुल्तान जलालुद्दीन का भतीजा तथा दामाद था। उसका पिता शहाबुद्दीन खिलजी बलबन की सीमांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए नियुक्त सेना में एक सैनिक था। अलाउद्दीन का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था और वह अपने माता पिता का ज्येष्ठ पुत्र था। अलाउद्दीन का बचपन का नाम अली था। शहाबुद्दीन की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात सुल्तान जलालुद्दीन ने ही अलाउद्दीन का पालन पोषण किया। अलाउद्दीन अधिक शिक्षित नहीं था, परंतु वह युद्ध कला में पारंगत था। जलालुद्दीन ने सुल्तान बनने के बाद अलाउद्दीन को अमीर अतुजक की उपाधि प्रदान की तथा अपनी पुत्री का विवाह उससे किया। मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने में अलाउद्दीन ने भाग लिया। परिणाम स्वरूप उसे कड़ा व मानिकपुर की सूबेदारी मिली। जलालुद्दीन की शांतिपूर्ण नीति से असंतुष्ट खिलजी सरदारों ने अलाउद्दीन को दिल्ली का सिंहासन हथियाने के लिए ललचाया। अलाउद्दीन ने 1296 ईस्वी में देवगिरी के आक्रमण से विशाल संपदा लूटी, जिससे उसकी शक्ति में वृद्धि हुई। 1296 ईस्वी में ही अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन को धोखे से मारकर दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। सैनिक उपलब्धियां। मंगोल आक्रमण। शक्तिशाली मंगोल जाति ने अलाउद्दीन के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में निरंतर आक्रमण किए। पहला आक्रमण 1296 ईस्वी में किया गया, जिन्हें जफर खान ने पराजित किया। दूसरे आक्रमण ने मंगोलों ने 1297 ईस्वी में सीरी के किले पर अधिकार कर लिया। जफर खान ने सीरी के किले पर अधिकार कर मंगोलों को बंदी बना लिया। तीसरा सबसे शक्तिशाली आक्रमण 1299 ईस्वी कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ। मंगोल दिल्ली के समीप पहुंच गए थे। इस बार भी जफर खान ने मंगोलों से युद्ध किया और उन्हें पराजित किया। इस युद्ध में जफर खान मारा गया। निरंतर मंगोलों के आक्रमण होते रहे, परंतु खिलजी सेना ने उन्हें पराजित किया। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना किया। अलाउद्दीन की उत्तरी भारत की विजय। प्रोफेसर S.R. शर्मा के शब्दों में, वह जितना धूर्त और क्रूर था, उतना ही महत्वाकांक्षी भी था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वह कुछ भी करने में नहीं झिझकता था और उसकी महत्वाकांक्षाएं असीम थी। यदि कभी कोई ऐसा राजा हुआ है जिसने अपने अंतःकरण की आवाज को पूर्णतः कुचल दिया हो, तो वह अलाउद्दीन था। वह दूसरा सिकंदर बनना चाहता था। गुजरात विजय। अलाउद्दीन ने 1299 ईस्वी में गुजरात पर विजय प्राप्त करने के लिए उलुग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में एक विशाल सेना भेजी। गुजरात का शासक कर्णशत्रु का सामना न कर सका और अपनी पुत्री देवल देवी सहित भागकर देवगिरी के राजा रामचंद्र के पास शरण ली। मुस्लिम सेनाओं ने गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ व सोमनाथ के मंदिर को जी भरकर लूटा। लूट के दौरान सेनापति नुसरत खां के हाथ एक युवक लगा, जो आगे चल के मलिक काफूर के नाम से अलाउद्दीन का विख्यात सेनापति बना। जैसलमेर विजय। 1299 ईस्वी। गुजरात जाते समय अलाउद्दीन की सेना ने जैसलमेर पर आक्रमण किया। रणथंभौर की विजय। 1301 ईस्वी। अलाउद्दीन ने यहाँ के शासक हमीर देव को पराजित कर रणथंभौर पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ की विजय। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के शासक रतन सिंह को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और इसके बाद चित्तौड़ का नाम खिज्राबाद रखा। मालवा पर विजय। 1305 ईस्वी में सुल्तान ने आइन उल मुल्क को 10,000 सैनिक सहित मालवा विजय के लिए भेजा। उसने मालवा के शासक हरनंद को पराजित किया। इस विजय के फलस्वरूप मालवा के प्रसिद्ध दुर्ग धारा, उज्जैन, मांडू और चंदेरी पर सुल्तान का अधिकार हो गया। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय। इससे पूर्व किसी भी मुस्लिम शासक ने नर्मदा नदी को पार करने का साहस नहीं किया था। अलाउद्दीन ने दक्षिण विजय का कार्य अपने योग्य सेनापति मलिक काफूर को सौंपा। अमीर खुसरो के अनुसार अलाउद्दीन दक्षिण भारत में इस्लाम का प्रचार करना चाहता था। देवगिरी विजय।
1306 ईस्वी में अलाउद्दीन ने नाइब मलिक को देवगिरी के शासक रामचंद्र पर विजय करने हेतु भेजा, क्योंकि उसने पिछले 3 वर्षों से कर नहीं दिया था। 2 माह के संघर्ष के बाद राजा कर्ण नाइब मलिक के हाथों परास्त हुआ। देवल देवी को दिल्ली भेज दिया गया, जहां उसका विवाह सुल्तान के बड़े पुत्र खिज्र खां के साथ कर दिया गया। उसके बाद नाइब मलिक ने देवगिरी पर आक्रमण किया। वहां के शासक रामचंद्र ने बिना युद्ध किए पराजय स्वीकार कर ली और बहुत से उपहारों सहित दिल्ली पहुंचा। अलाउद्दीन ने उसे अपना मित्र बना लिया। वारंगल की विजय। 1309 ईस्वी अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को वारंगल पर आक्रमण करने हेतु भेजा। तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव ने काफी समय तक शत्रु का सामना किया, किंतु विफल रहा। रुद्र प्रताप ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली। बरनी के विवरण से पता चलता है कि प्रताप रुद्रदेव ने कितने ही वर्षों से संचित कोष के अतिरिक्त 300 हाथी, 700 घोड़े तथा अनेक बहुमूल्य रत्न उसे दिए। लूट में प्राप्त माल का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसको 1000 ऊंटों पर लाद कर दिल्ली लाया गया। द्वार समुद्र विजय। 1311 ईस्वी सुदूर दक्षिण में स्थित द्वार समुद्र का राज्य भी बड़ा समृद्ध था, अतः खिलजी ने मलिक काफूर को उस पर आक्रमण करने के निर्देश दिए। इस समय वहां का होयसल शासक वीर बल्लाल तृतीय अपनी राजधानी में नहीं था। वह दक्षिण में किसी अभियान पर गया हुआ था। काफूर के आक्रमण की खबर पाकर वह शीघ्रता से अपनी राजधानी पहुंचा, लेकिन इस पर भी शत्रु सेना का सामना करना कठिन था। वह दक्षिण के और किसी भी शासक से सहायता न मिल सकी। असहाय होकर वीर बल्लाल ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसे काफी धन दिया व वार्षिक कर देने का वचन दिया। देवगिरी पर दूसरा आक्रमण। 1312 ईस्वी में रामचंद्र की मृत्यु के बाद शंकरदेव देवगिरी का शासक बना। उसने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया तथा दिल्ली को कर भेजना बंद कर दिया। मलिक काफूर ने देवगिरी पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध में शंकरदेव मारा गया। इसके बाद मलिक काफूर ने 2 वर्ष दक्षिण भारत के अन्य राज्यों पर अभियान करने में व्यतीत किए। 1315 ईस्वी में सुल्तान ने बीमार होने पर मलिक काफूर को दिल्ली बुलवा लिया। अलाउद्दीन के शासन संबंधी कार्य। राजत्व का सिद्धांत। अलाउद्दीन एक ऐसे समय में सिंहासन पर बैठा जिसमें शक्ति ही सर्वोच्च थी, अतः उसने प्रत्येक संभव उपायों द्वारा अपनी शक्ति को सर्वोपरि बनाने का निश्चय किया। सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि। अलाउद्दीन की दृढ़ धारणा थी कि पृथ्वी पर सुल्तान ईश्वर का प्रतिनिधि और अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ होता है। उसकी आज्ञा ईश्वर की आज्ञा के समान है। उसका विश्वास था कि सुल्तान की इच्छा ही कानून है। सुल्तान की नीति में खलीफा का महत्व। यद्यपि अलाउद्दीन ने उस युग के अधिकांश मुस्लिम शासकों की तरह अपने राज्य और अधिकारों के लिए खलीफा की स्वीकृति प्राप्त करने की कोशिश नहीं की, किंतु वह अपने को खलीफा के अधीन नायक समझता था, क्योंकि वह सैद्धांतिक दृष्टि से खिलाफत की परंपरा को जीवित रखना चाहता था। विद्रोह का दमन। अलाउद्दीन के शासनकाल में पहला विद्रोह नए मुसलमानों ने 1295 ईस्वी में किया था। सुल्तान ने कठोरता से विद्रोह का दमन कर दिया। दूसरा विद्रोह सुल्तान के भतीजे अफत खां ने किया था। सुल्तान ने उसकी हत्या करवा दी थी। तीसरा विद्रोह मंगर खां एवं अमीर खां ने अवध और बदायूं में किया। चौथा विद्रोह हाजी मौला ने किया। शीघ्र ही सुल्तान ने विद्रोह का दमन कर उसकी हत्या कर दी। 4 अध्यादेश जारी करना। अलाउद्दीन ने लगातार हो रहे विद्रोहों एवं प्रशासन में आई कमियों को दूर करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। सभी अनुदान और पेंशनों की समाप्ति। विद्रोहों का प्रमुख कारण अमीरों के पास अत्यधिक धन संपत्ति का होना था, अतः सुल्तान ने माफी की जमीन, दान, पेंशन समाप्त कर दिए और सभी प्रकार की भूमि पर कर लगाए और उन्हें सख्ती से लागू किया गया। गुप्तचर व्यवस्था का पुनर्गठन। साम्राज्य के प्रत्येक क्षेत्र में होने वाले कार्य पर सूक्ष्म दृष्टि रखने के लिए गुप्तचर नियुक्त किए गए। यह अधिकारी अमीर सूबेदारों, बाजारों, नगरों एवं गांवों में होने वाली प्रत्येक छोटी से छोटी बात की जानकारी सुल्तान को देते थे।
मदिरा पान पर प्रतिबंध। सुल्तान के विचार में धन संपन्न व्यक्ति समारोहों में मदिरा पान करते हैं एवं शासन के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं, इसलिए उन्हें मादक वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। सुल्तान ने स्वयं मदिरा पान करना छोड़ दिया और जनता के सामने अपने शराब के बर्तन तुड़वा दिए। सामाजिक उत्सवों पर प्रतिबंध। अलाउद्दीन ने अमीरों के मिलने, समारोह करने एवं वैवाहिक संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया। किसी भी अमीर को विवाह संबंध स्थापित करने के पूर्व सुल्तान से अनुमति लेना आवश्यक था। कर व लगान व्यवस्था। अलाउद्दीन ने भूमि की माप करवाई और उसके आधार पर लगान निश्चित किया। अलाउद्दीन प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने इस व्यवस्था को प्रारंभ किया। उसने कुल उत्पादन के 1/2 भाग के आधार पर लगान निश्चित किया। सुल्तान ने मुकद्दम खुद चौधरी से लगान वसूलने के अधिकार छीन लिए। दीवाने मुस्तखराज विभाग स्थापित किया गया जो लगान संबंधी सभी कार्यों की देखभाल करता था। अलाउद्दीन ने 2 नए कर, चारागाह कर और गृह कर लगाए थे। सैनिक व्यवस्था। अलाउद्दीन ने विशाल साम्राज्य की स्थापना करने एवं मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए एक स्थायी और शक्तिशाली सेना का संगठन किया। सेना में भर्ती, प्रशिक्षण व वेतन सेना विभाग द्वारा निश्चित किया जाता था। उसने सैनिकों का हुलिया रखने और घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई। एक अश्व रखने वाले घोड़सवार को 334 टका वार्षिक वेतन दिया जाता था। 2 घोड़े रखने वाले सैनिक को 78 टका अधिक मिलता था। फरिश्ता के अनुसार सुल्तान की सेना में 4,75,000 घुड़सवार थे। बाजार नियंत्रण व्यवस्था। विद्वानों ने अलाउद्दीन को पूर्व मध्यकालीन इतिहास में कुशल अर्थशास्त्री की संज्ञा से विभूषित किया है। सुल्तान ने बाजारों का नियंत्रण स्थापित किया और दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। अलाउद्दीन ने दैनिक प्रयोग की वस्तुओं की सूची तैयार करवाई और बाजारों में इन सब वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया गया। खाद्यान्नों के अतिरिक्त वस्त्र, दास, दासी, पशु आदि के मूल्य भी निश्चित किए गए। सुल्तान ने अनेक प्रमुख तथा गौण वस्तुओं की कीमत निश्चित कर दी थी। बर्नी ने लिखा है, बड़े परिश्रम से टोपी से मोजे, कंघे से सुई, गन्ने से सब्जी, रोटी, मछली, पान, सुपारी, फल तथा अन्य वस्तुओं का भाव सुल्तान ने अपने सामने निश्चित किए। वस्तुओं की पर्याप्त पूर्ति की व्यवस्था। अलाउद्दीन ने वस्तुओं की बाजार में निरंतर पूर्ति बनाए रखने के लिए कार्य किए। वस्तुओं को एक स्थान पर इकट्ठा करने के लिए गोदामों का निर्माण कराया। जो वस्तुएं राज्य में उत्पन्न होती थी उनका उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। वे वस्तुएं जो अन्य प्रदेशों से मंगाई जाती थी उनको मंगाने की उचित व्यवस्था की गई। वे वस्तुएं जो राज्य में उपलब्ध नहीं थी उन्हें विदेशों से मंगाने की व्यवस्था की गई। वस्तुओं का उचित वितरण। व्यापारियों को अपना नाम दीवाने रियासत में लिखवाना पड़ता था। क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर व्यापारियों को माल उपलब्ध कराया जाता था। उपभोक्ता को आज्ञा पत्र दिया जाता था, उसी के हिसाब से वस्तुएं मिलती थी। बाजार का प्रबंध। बाजार व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवाने रियासत था और उसके अधीन शहना और बरीद नामक अधिकारी होते थे। बरीद घूम घूम कर बाजार के विषय में रिपोर्ट तैयार करके शहना को देता था और शहना दीवाने रियासत को रिपोर्ट देता था, जिसकी रिपोर्ट वह सुल्तान को देता था। कठोर दंड व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी ने व्यापारियों पर नियंत्रण रखने के लिए कठोर दंड की व्यवस्था की। बर्नी ने लिखा है कि यदि कभी कोई व्यापारी कम तौलता था तो उसने शरीर से उतने ही भार का मांस काट लिया जाता था। व्यापारी अधिक मूल्य लेने, कम तौलने और अन्य किसी प्रकार की बेईमानी करने का साहस नहीं कर पाते थे। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लाभ। उद्देश्य की प्राप्ति। अलाउद्दीन खिलजी बिना वेतन बढ़ाए विशाल सेना रखने में सफल हुआ। यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था के कारण संभव हो सका था, जिसने वस्तुओं की आपूर्ति एवं मूल्य निश्चित कर दिए थे। अनाज का पर्याप्त भंडार। अन्न की पर्याप्त पूर्ति होने के कारण मूल्य स्थिर हो गए थे।
गोदामों में अनाज भरपूर मात्रा में उपलब्ध था। अकाल व सूखे के दिनों में भी अनाज की कमी नहीं हुई। अमीरों और व्यापारियों की शक्ति पर अंकुश। जमींदार व्यापारी जो अनुचित लाभ कमाते थे, उस पर नियंत्रण स्थापित हो गया। उनकी मनमानियों पर अंकुश लग गया। न वे अब अधिक मूल्य वसूल कर सकते थे और न ही नाप तौल में गड़बड़ी कर सकते थे। निर्धन वर्ग को लाभ। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम और निश्चित होने से निर्धन वर्ग का जीवन शांति से व्यतीत होने लगा। भ्रष्टाचार का अंत। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कठोर दंड व्यवस्था एवं श्रेष्ठ गुप्तचर व्यवस्था अपनाने से व्यापारी बेईमानी का साहस नहीं कर पाते थे, जिससे भ्रष्टाचार समाप्त हो गया था। व्यापारी घूसखोरी और जमाखोरी करने से डरने लगे। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के दोष। किसानों की दयनीय स्थिति। करों के अत्यधिक बोझ के कारण किसानों की स्थिति पहले से ही शोचनीय थी और अब कम मूल्य पर अनाज बेचने से उनकी स्थिति और अधिक खराब हो गई थी। व्यापार हानि। व्यापार को प्रोत्साहित करने वाला तत्व लाभ अब निश्चित और कम हो गया था, जिससे व्यापारियों में अब पहले जैसा उत्साह नहीं रह गया। हिंदुओं की शोचनीय दशा। अधिकांश किसान हिंदू थे और वे करों के बोझ में दबे हुए थे। हिंदू व्यापारियों से कर अधिक वसूला जाता था। हिंदुओं के घरों में सोना, चांदी, पीतल आदि का नामो निशान न था। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा की समाप्ति। वस्तुओं के मूल्य निश्चित हो जाने से स्वतंत्र रूप से मांग और पूर्ति आधार पर वस्तुओं के जो मूल्य निर्धारित होते थे, वह प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। व्यापारियों में भी उत्साह का अभाव हो गया। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था से प्रजा असंतुष्ट थी। जनता के कष्ट दिनों दिन बढ़ रहे थे। वस्तुतः यह व्यवस्था अर्थशास्त्र के सिद्धांतों पर आधारित न थी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था का क्षेत्र दिल्ली और उसके आसपास के स्थानों तक ही सीमित था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल्यांकन। साम्राज्य निर्माता। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जीतकर विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। इसलिए डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अलाउद्दीन खिलजी को प्रथम तुर्क साम्राज्य निर्माता माना है। भारत विजय सुल्तान की बहुमूल्य उपलब्धि थी। उसने मंगोल आक्रमण से भारत की सुरक्षा की। स्वेच्छाचारी एवं शक्तिशाली सुल्तान। राज्य की सभी शक्तियां अलाउद्दीन के हाथों में केंद्रित थी। मंत्री, सैनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सुल्तान के अधीन थे। वह प्रथम सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन का कहना था कि मैं यह नहीं जानता क्या कानूनी है और क्या गैर कानूनी है। मैं राज्य के हित में जो उचित होता है उसी के आदेश देता हूँ। उसने 4 अध्यादेश जारी करके साम्राज्य में नियंत्रण स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। महान प्रशासक। अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासन का नवीनीकरण किया। उसने राज्य के लगान को निश्चित करने के लिए भूमि की नाप करवाई, बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, कठोर न्याय व्यवस्था स्थापित कर प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन किया। डॉक्टर K.S. लाल ने लिखा है, अलाउद्दीन सल्तनत युग में अपने से पहले के और अपने से बाद के सभी सुल्तानों में सर्वोच्च स्थान रखता है। सहिष्णु शासक। अलाउद्दीन खिलजी ने धार्मिक कट्टरता का परिचय देते हुए हिंदुओं पर अत्यधिक कर लगाए तथा उन्हें आर्थिक रूप से अत्यधिक दुर्बल बना दिया। हिंदू प्रजा कष्ट की चरम सीमा पर पहुंच गई थी। वह क्रूर एवं निरंकुश शासक था। विद्वानों का आश्रयदाता। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो और हसन जैसे विद्वान साहित्यकार थे। यद्यपि सुल्तान पूर्णतः अशिक्षित था, परंतु उसने विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया। अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारी। 1316 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक मलिक काफूर के प्रभाव में आकर अलाउद्दीन ने अपने पुत्र शहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी घोषित किया। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद शहाबुद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर बैठा, जो उस समय केवल 5 या 6 वर्ष का था। मलिक काफूर उसका संरक्षक बनकर दिल्ली का वास्तविक शासक बन गया। अलाउद्दीन के तीसरे पुत्र मुबारक खान ने मलिक काफूर की हत्या करवा दी तथा शहाबुद्दीन को अंधा कर ग्वालियर के किले में कैद करवा दिया।
19 अप्रैल 1316 ईस्वी को उसने स्वयं को सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक शाह घोषित किया। मुबारक शाह एक अयोग्य शासक साबित हुआ तथा उसके ही वजीर खुसरव खां ने अप्रैल 1320 ईस्वी में उसकी हत्या करवाकर दिल्ली का सिंहासन हथिया लिया। उत्तर पश्चिम प्रांत एवं दीपालपुर के सूबेदार गाजी मलिक ने इस अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए विद्रोह कर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में खुसरव खां मारा गया। गाजी मलिक ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर तुगलक वंश के शासन की नींव डाली। arparedio.com की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास।